इस पार्ट में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी रहती हैं? जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। इस सेल में जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है लेकिन वो न्यूक्लियस में ना होके वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो सेल्स हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। फंक्शन सिंपली साइटोप्लाज्म से ही होते हैं और बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। यदि बैक्टीरिया की सेल्स की बात करें तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे जो बाहरी इसका जो कवरिंग है इसमें एक वॉल पाई जाती है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है डीएनए, ये इसे हम नेक्ड डीएनए या न्यूक्लियर बोलते हैं। फ्लैजिलम होता है इस बैक्टीरिया को मूवमेंट करने के लिए। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं जिसे पाइलस कहते हैं और ये इसके अंदर हो गया साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ऑर्गेनाइज्ड अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुए ऑर्गेनल्स भी इसमें रहते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंस है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है, जिसे इसमें जो डीएनए है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें एब्सेंट रहती है और इसमें प्रेजेंट रहती है। ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट रहते हैं या फिर पुअरली डेवलप्ड रहते हैं, लेकिन इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल सेल्स रहती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होती है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए गए हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है लेकिन प्लास्टिड के अंदर नहीं होता। मेम्ब्रेनस वेसिकल में यह है पाया जाता है। इट इज फाउंड इन मेम्ब्रेनस वेसिकल बट इट इज नॉट इनसाइड द प्लास्टिड। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट होता है। It fills the space between the cell membrane and nucleus. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में स्पेस को फिल करता है। In the stem cells it appears light और less colored. या तो ये लाइट कलर का दिखेगा या फिर बहुत ही कलर इसका दिखेगा नहीं, लेस कलर का दिखेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। बहुत से सेल्स ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। हर ऑर्गेनल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अलग होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग और वेस्ट रिमूवल के लिए अलग। तो आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेस्ट रिमूवल के लिए लाइसोसोम वगैरह। सेल ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं? सेल ऑर्गेनल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन इनकी हेल्प करती है इनके फंक्शन सेपरेट करने में, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने में। ये मेम्ब्रेन इस तरीके से इनकी हेल्प करती है। एक स्पेशल केस आता है वायरस का। सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल इसमें होते नहीं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते आउटसाइड द होस्ट। यदि ये होस्ट के बाहर है तो ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते, लेकिन एक्टिव तब हो जाते हैं जब ये लिविंग सेल में एंटर करते हैं। सेल मशीनरी यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं जब किसी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है। कुछ सिपाही जैसी स्ट्रक्चर इनके बाहर होती है,
ये वायरस का स्ट्रक्चर है। अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस पे हर एक ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। एक आगे व्हाई द ऑर्गेनल्स आर इम्पोर्टेंट, ये ऑर्गेनल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे सेल सेल को मैनेज करने के लिए काम डिवाइड करता है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। इससे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि सभी ऑर्गेनल अपने अपने काम बांटे और अपने अपने काम करें। यही व्यवस्था एक सेल के अंदर, यही सिस्टम एक सेल के अंदर होता है। सभी ऑर्गेनल अपना अपना काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की कुछ स्पेशल फीचर्स पर पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब नहीं होते। इनकी स्ट्रक्चर जो रहती है प्रोकैरियोटिक की, वो सिंपल रहती है। यदि विजिबिलिटी की बात करें, कुछ ऑर्गेनल्स बहुत छोटे होते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक बताए गए हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। गोल्जी एपरेटस, ये क्या काम करते हैं, मॉडिफाई, किसी चीज को मॉडिफाइड करने का, पैकेज करने का और सीक्रेट करने का काम करते हैं। दे मॉडिफाइड पैकेज एंड सीक्रेट द सब्सटेंस। लाइसोसोम जो है, ये जब कोई वेस्ट मटेरियल है उसे डाइजेस्ट करने का और उसे वेस्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। वेस्ट रिमूवल एंड इट्स डाइजेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। प्लास्टिड फूड प्रोडक्शन और स्टोरेज में ये प्लास्टिड जो है काम करते हैं। प्लास्टिड भी केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जो फूड प्रोडक्शन और स्टोरेज में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का एक लार्ज नेटवर्क होता है। ये दिखने में एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, जिन्हें हम ट्यूबुल्स कहते हैं, और फ्लैटेंड शीट्स या सैक्स, जिसे हम वेसिकल्स भी कहते हैं, इसमें पाए जाते हैं। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, इसकी मेम्ब्रेन की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की जैसी ही होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, जिसे वेसिकल्स कहते हैं। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है। एक आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए ये इसका जो सरफेस है वो रफ दिखता है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में, मैन्युफैक्चरिंग में इसकी हेल्प होती है। RER जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने की साइट होते हैं, यहीं पर प्रोटीन बनती है। प्रोटीन फिर सेल के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होती है। जब RER से बन जाती है तो यह दूसरे पार्ट में चली जाती है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER भी बोलते हैं। इनके सरफेस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ दिखता है और उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर लिपिड यानी फैट का सिंथेसिस होता है। पहले वाले पे होता था प्रोटीन का, लेकिन यहाँ होता है लिपिड्स और फैट का सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी बनते हैं यहाँ पर। सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करती है। हार्मोन्स और एंजाइम
के बनाने में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसे कहते हैं। जो प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है और जो लिपिड्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है, ये प्रोटीन्स और लिपिड दोनों मिलकर के मेम्ब्रेन बनाते हैं और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। नेटवर्क सिस्टम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाता है और ये किस किस में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और सेल के अंदर कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फर्स्ट फंक्शन है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल यानी पाथवे की तरह काम करता है। यह मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है और स्पेशली ये प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट के बीच में ये ट्रांसपोर्ट करता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। सेल के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सरफेस देता है जहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो इस प्रकार बायोकेमिकल रिएक्शन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो काम है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशल फंक्शन है ये SER का। लिवर सेल्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स पे लिवर सेल्स के अंदर जो SER है, ये क्या काम करता है? ये पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। उनकी पॉइजनस और ड्रग्स के नेचर को ये डिटॉक्सिफाई करता है और हार्मफुल सब्सटेंस को ये कम टॉक्सिक बना देता है, उनकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, जिसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है इसमें, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो सेक्स है ये स्टैक्स में अरेंज रहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज होते हैं। ये इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्लोजली कनेक्ट होते हैं। स्ट्रक्चर में देखते हैं तो स्ट्रक्चर में ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में फ्लैटन स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी है यहाँ पे, और स्मॉल जो सेक्स हैं इनको वेसिकल्स कहते हैं और सेल के मेम्ब्रेन सिस्टम पर ये का एक पार्ट होती है। फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का क्या काम है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल जो प्रोटीन और लिपिड्स जो रिसीव करता है, उन्हें वेसिकल्स में पैक करता है और वेसिकल्स में पैक करके सेल के डिफरेंट पार्ट में या बाहर भेजने का काम करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस। प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में मॉडिफाई करने का काम ये करता है। स्टोरेज। सब्सटेंस को टेम्पोरेरी ये स्टोरेज करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने में भी ये हेल्प करता है। गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी सब्सटेंस जो है सेल के अंदर उसको रिसीव करता है, उसे पैकेज करता है और लेबल करता है और फिर उसको डिस्पैच करता है। कैमिलो गोल्जी के बारे में पढ़ते हैं। कैमिलो गोल्जी जो 1843 1843 में बर्थ और 1926 में इसकी डेथ। अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात करें तो 1843 में ये बॉर्न हुए और कॉर्टेनो नियर ब्रेसिया, इटली के अंदर एक ब्रेसिया के पास कॉर्टेनो एक जगह है, वहां पर ये पैदा हुए और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया से मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की और 1865 में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने हॉस्पिटल में काम किया, सेंट मैटियो जो पेविया में जो हॉस्पिटल है वहां काम किया और इन्होंने नर्वस सिस्टम पर मेनली फोकस किया था। 1872 में ये चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गए थे हॉस्पिटल में, जो एबियट
एबियटी ग्रेसो नामक जगह पर एक हॉस्पिटल है। ही इवन टर्न ए स्मॉल किचन इनटू ए लेबोरेटरी। उसने अपनी किचन को एक लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया था। इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, इन्होंने एक मेथड डेवलप किया था जिसे गोल्जी स्टेनिंग मेथड यानी ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं और सिल्वर नाइट्रेट की सहायता से नर्व सेल को क्लियरली देखा जा सकता है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जा सकता है। इसकी फाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया जा सकता है जिसे रेमिफिकेशन कहते हैं। ये जो मेथड था बहुत ही रिवॉल्यूशनरी साबित हुआ इन नर्वस सिस्टम के स्टडी में। इसके लिए इस काम के लिए इनको अवार्ड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा मिला और काफी ऑनर्स इसको मिले। इन्होंने 1906 में नोबेल प्राइज भी जीता और सैंटियागो रमन वाई सेजल के साथ इन्होंने शेयर किया ये अवार्ड फॉर रिसर्च ऑन स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर रिसर्च के दौरान। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम। जैसा कि पहले बताया गया है अलग अलग सेल ऑर्गेनल के अलग अलग काम होते हैं। तो हमने कुछ ऑर्गेनल पहले पढ़े हैं, तो अब बारी आती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। ये एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं। यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है स्फेरिकल। इसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं। मेनली जो इनका जो काम है ये वाटर डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है और ये है जैसे फॉरेन मटेरियल कोई आता है जैसे बैक्टीरिया पार्टिकल्स, उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है और उनको बर्न आउट करने का काम करता है। ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का भी ये काम करता है। यदि सेल डैमेज हो जाती है तो स्पेशल फीचर्स में आएगा ये। यदि सेल्स डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम अपने आप ही बर्स्ट हो जाता है और उसके जो एंजाइम्स है वो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस प्रकार इसको सुसाइड वेव ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और यह डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कहलाता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बहुत ही स्मूथ है और पोरस है। इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड रहती है अंदर की तरफ, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। जो फोल्ड्स जो है अंदर की तरफ वो रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो जाती है। अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है मैट्रिक्स है ये क्रिस्टी है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। ये वैसे फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एनर्जी बनती है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल फीचर्स की यदि बात करें तो इसमें अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है और ये अपनी खुद की प्रोटीन्स बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स के जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और क्रोमोप्लास्ट के अलावा एक आता है क्लोरोप्लास्ट जो कि एक इम्पोर्टेंट टाइप है जिसका फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा योगदान है। यहाँ पर इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और यहाँ क्लोरोप्लास्ट के इस पर फोटोसिंथेसिस होती है तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के रूप में भी जाना जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर ये थाइलाकोइड्स है और ये ग्रेनम है और ये इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ये कहलाता है स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट के अलावा एक ल्यूकोप्लास्ट है, ये कलरलेस प्लास्ट है। ये केवल स्टोर करने का काम करता है जैसे स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन्स को। स्ट्रक्चर में देखते हैं डबल मेम्ब्रेन है, इनर इंटरनल जो फ्लूइड है जो भरा हुआ है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। अपना आउन डीएनए है, राइबोसोम्स है।
तो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल आता है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? ये स्टोरेज सेट्स हैं जो क्या काम करते हैं, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर रखते हैं। ये वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं, फूड को भी स्टोर कर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर कर सकते हैं। प्लांट सेल के अंदर यदि बात करें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, जो कि 50 यानी 50 से 90% सेल वॉल्यूम कवर करता है। यदि एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर इस पिक्चर में हम देखते हैं ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये इतना बड़ा, इसमें वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट आदि पाए जाते हैं और ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है सेल के अंदर। और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं और इसके चारों तरफ दूसरे ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे इससे बाहर रहते हैं। वैक्यूल्स में जो भरा रहता है उसे सेल सैप कहते हैं। सेल सैप ये किसमें हेल्प करता है? ये सेल इट प्रोवाइड टर्जिडिटी, स्वेलिंग्स, मतलब शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। रिजिडिटी भी देता है सेल को। दिस हेल्प द प्लांट स्टैंड अपराइट, मेंटेन द शेप। प्लांट को सीधा खड़ा होने में और बने रहने में भी ये मदद करता है। और इसके अंदर और क्या क्या स्टोर हो सकता है? अमीनो एसिड्स इसके अंदर हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा असेंशियल है लाइफ फॉर द प्लांट्स सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे उसमें प्लांट्स में सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। जैसे अमीबा की बात करें तो इसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है। ये फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। यदि पिक्चर में देखें यहाँ पे ये जो दिखाए गए हैं फूड वैक्यूल्स है, किस तरीके से फूड पार्टिकल्स को लेते हैं। फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया की सहायता से अंदर ले लेते हैं। अंदर लाके फिर इसको लाइसोसोम की सहायता से उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करके इसको बाहर में निकालते हैं एक्सक्रीशन के द्वारा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की। जैसे सेंट्रल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, ऐसे ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनेज के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? एक्सेस वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं और कोई वेस्ट जो रहती है सेल के अंदर उसको बाहर करने में भी ये हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखते हैं, ये किस तरीके से फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल्स को अंदर लेता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे ओरल ग्रूव कहते हैं, जिसके द्वारा फूड पार्टिकल्स अंदर की तरफ जाते हैं। इसके चारों ओर सिलिया है, सिलिया इसको चलने में और मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके अंदर ये भरा हुआ साइटोप्लाज्म, ये स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं रेडिएटिंग कैनाल। अब कुछ क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? क्या आप ऐसे दो ऑर्गेनल का नाम बता सकते हो जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? हाँ, इसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, एक प्लास्टिड, और प्लास्टिड में ये कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? क्या होगा यदि सेल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए? तो इसमें क्या होगा? यदि डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सेल अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, सेल अपने फंक्शन को रोक देगी, उनको प्रॉपरली नहीं करेगी। कुछ एक्टिविटी जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, वेस्ट रिमूवल, ये सभी रुक जाएगी और अल्टीमेटली जो सेल है वो डेड हो जाएगी, मर जाएगी। तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाई आर द लाइसोसोम नॉन एज सुसाइड बैग? लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? लाइसोसोम में कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। जब सेल डैमेज हो जाती है तो ये बर्स्ट हो जाता है और उसके जो एंजाइम्स है वो सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, खत्म कर देते हैं। इस प्रकार इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है सेल का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइड इन द सेल? सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स कहाँ रहते हैं? ये साइटोप्लाज्म में फ्री हो सकते हैं
या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसे कहते हैं? सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करके नई सेल्स बनाती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवाइड होती है तो अ, जब सेल डिवाइड होगी तो इसका आकार बढ़ेगा तो इसका मतलब ग्रोथ होगी ऑर्गेनिक। डैमेज टिश्यू, यदि कहीं चोट वगैरह लग जाए तो वहां पर सेल्स रिपेयरिंग का भी काम करती है डिवाइड होकर, और ओल्ड और डेड सेल की जगह पे ये रिप्लेसमेंट का भी काम करती है। और कुछ सेल्स जो गैमेट्स बनाती हैं, स्पर्म और ओवम वगैरह बनाती हैं, तो ये भी सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। तो सेल डिवीजन भी दो तरीके का है मेनली। माइटोसिस, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस में यदि फेस की बात करें तो अगली नेक्स्ट क्लासों में, हायर क्लासों में फेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल डेफिनेशन कि इसमें सेल्स में दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। और इक्वेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दो डॉटर सेल बनती हैं जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। डॉटर सेल्स जेनेटिकली एक दूसरे से आइडेंटिकल यानी एक समान रहते हैं। तो इस डिवीजन, सेल डिवीजन का क्या है? ग्रोथ में और रिपेयरिंग और हीलिंग ऑफ टिश्यू में इसका योगदान रहता है। दूसरा है मियोसिस डिवीजन। इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन शब्द का अर्थ निकलता है जब कोई चीज कम होती है। तो ये एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जिसमें चार डॉटर सेल्स बनती हैं। इसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो हाफ हो जाती है। जो डॉटर सेल्स हैं वो जेनेटिकली अपनी पेरेंट सेल से डिफरेंट होती है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, जो स्पर्म बनते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म और ओवम यानी एग बनते हैं, वो इसी डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी इम्पोर्टेंस है, यहाँ इमेज के द्वारा इसमें समझ सकते हो। ऐसे हायर क्लासेस में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, केवल आप यहाँ पे ये याद रख सकते हो कि इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। वाई द क्रोमोसोम्स नंबर हाफ इन द म्यूसिस? म्यूसिस में हाफ क्यों हो जाते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं जाइगोट। यदि क्रोमोसोम्स नंबर हाफ नहीं होते तो नंबर डबल हो जाते हैं हर एक जनरेशन में। तो कांस्टेंट क्रोमोसोम्स नंबर किसी प्रजाति में, स्पीशीज में रखने के लिए क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर इसके रिड्यूस हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो माइटोसिस में दो सेल्स बनती है, मियोसिस में चार सेल्स बनती है। क्रोमोसोम्स नंबर इसमें सेम रहते हैं पेरेंट से। जो पेरेंट सेल रहती है अ, जो डॉटर सेल है उनमें सेम रहते हैं, लेकिन इसमें हाफ हो जाते हैं। जो जितनी भी हमारी बॉडी सेल्स हैं वो सभी माइटोसिस डिवीजन दिखाती है, लेकिन गैमेट्स जो रहते हैं, स्पर्म और ओवम, ये मियोसिस डिवीजन दिखाते हैं। ये जो डिवीजन है ग्रोथ और रिपेयर मैकेनिज्म को वो करता है, फॉलो करता है, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। माइटोसिस में ग्रोथ होती है, सेम सेल्स रहती है। मियोसिस में गैमेट्स बनते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स। और इसका एक फायदा है कि ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी मियोसिस डिवीजन से लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन होती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका जो पूरा चैप्टर है सेल वाला, ये आपका समाप्त है।